तो अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं फोर्सेस के कुछ पास्ट पेपर्स और उसकी कुछ वर्कशीट्स करेंगे। आपने बस देखना है कि किन किन चीज़ों का ख़ुसूसी ध्यान रखा जाए वाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और जो चीज़ें नॉलेज आपने लेक्चर के दौरान पढ़ी हुई हैं उनको हमें यूज़ करके आंसर्स देने। सबसे पहला सवाल आपके पास क्या बोला हुआ है? स्टेट द फैक्टर्स विच कम्प्लीटली डिस्क्राइब अ वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी बताते हैं? एक तो आपने सही बताया, डायरेक्शन। दूसरी चीज़ जो स्केलर क्वांटिटी में भी होती है, दैट इज़ नोन एज मैग्नीट्यूड। तो एक चीज़ क्या चाहिए होती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दो चीज़ें हैं जो एक वेक्टर क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करती हैं। पार्ट बी में देखें, आपके पास क्या बोला हुआ है? एक वेक्टर डायग्राम बनानी है। ड्रॉ एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग टुवर्ड्स द ईस्ट इन स्टिल एयर एट 92 मीटर पर सेकेंड। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम लोग यहाँ पे बना देते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि आपके पास क्या क्या डायरेक्शन होगी। ये आ गया नॉर्थ, साउथ, ये आ गया ईस्ट, और ये आ गया आपके पास वेस्ट। एक तक क्या ला दिया। तो पहले तो आपके पास उन्होंने बोला हुआ है एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है ईस्ट में विद ए स्पीड ऑफ 92 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्केल डायग्राम जो वेक्टर डायग्राम बनानी है उसमें उन्होंने बता दिया है कि 1 सेंटीमीटर आपका किसके बराबर है? 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो 92 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होगा? 9.2। कैसे मालूम करेंगे? कि आपके पास 92 को डिवाइडेड बाय 10 कर दें तो हमारे पास आ गया 9.2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आए, ये ज़ीरो आ गया और ये आ गया 9.2। तो हमने ज़ीरो से 9.2 तक की लाइन बना। ईस्ट में जा रहा था तो ईस्ट की डायरेक्शन अभी हम लोग शो कर देंगे। दूसरी चीज़ आपके पास क्या बोली है? अ विंड स्टार्ट टू ब्लो एट 24 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ आपके पास विंड स्टार्ट हो गई। अब इसकी भी वेक्टर डायग्राम, तो ये हो गया बेटे यहाँ पर ईस्ट पे। 2.4 हमें अब नॉर्थ पे बनाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ज़ीरो लगाया बेटे, और 2.4 आपके पास यहाँ तक आ गया। ठीक हो गया जी, ठीक है। ये 9.2 सेंटीमीटर, ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट, और टूवर्ड्स नॉर्थ आपके पास वो आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ वेक्टर डायग्राम टू फाइंड द रिजल्टेंट। अब सर देखो, अगर मैं इन दोनों वेक्टर से रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो देखो, आपकी बॉडी राइट में भी जा रही है और आपकी बॉडी ऊपर भी जा रही है। तो अगर मैं रिजल्टेंट देखूँगा तो ना तो वो राइट में जा रही होगी, ना तो प्रॉपरली वो ऊपर जा रही होगी, बल्कि वो इस तरीके से। देखो अब इसमें आप देखें, ईस्ट की डायरेक्शन में भी है, ऊपर भी डायरेक्शन में। सो आपके पास जो इस चीज़ का रिजल्टेंट हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये बनाया और ये कर दिया। दैट वुड बी योर रिजल्टेंट आर। ये बना बस स्केल आपको दिया होता और आपने इस तरीके से रिजल्टेंट शो करना था। उसके बाद रिजल्टेंट स्पीड भी बतानी है, स्पीड बतानी है, और एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द ईस्टर्ली डायरेक्शन। तो देखो, रिजल्टेंट और ईस्टर्ली डायरेक्शन का जो वेक्टर है ये वाला एंगल हो गया। अब जरा देखो, यहाँ पर हम लोग कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट? हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। देखो, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल ही हैं, तो इसको हम 2.4 सपोज कर लेते हैं। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया बेटे,
और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास बेस कितनी है 9.2, आपका परपेंडिकुलर 2.4 है। बेस को एडजेसेंट भी बोल देते हैं, परपेंडिकुलर को ऑपोजिट भी बोल देते हैं। एंड यू हैव टू फाइंड आउट रिजल्टेंट विच इज़ द हाइपोटेन्यूज, विच मीन्स द पाइथागोरस थ्योरम इज़ द ईजी वन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अंडर रूट 9.2 स्क्वायर प्लस 2.4। अब जरा देखो, ये ना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो मैं आपको मेथड इसलिए सिखा रहा हूँ बेटे कि अगर आपको कोई स्केल्ड डायग्राम ना हो और उसमें आपने ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे। इस सवाल में हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह बेटे आपके पास क्या है कि आपने एक ये स्केल्ड डायग्राम बनाई है। तो स्केल डायग्राम में आप करेंगे क्या, आप इस रिजल्टेंट को मेजर करेंगे बेटे। लेकिन उसको प्रॉपरली बनाने के लिए आप करेंगे क्या कि आपने ये कुछ पैरेलल डायग्राम्स, मतलब ये ईस्ट के पैरेलल में एक और यहाँ पे ईस्ट बना दीजिएगा बेटे, ठीक है, ताकि आपके पास एग्जैक्ट रीडिंग है। तो अब ज़रा देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको मेजर करना है। हम 0 यहाँ पे रख देते हैं। वैसे कैलकुलेशन वाइज तो हमारा 9.5 है, देख लो आपका मेजरमेंट वाइज भी तकरीबन कितना आ रहा है 9.5, और 9.5 ही आएगा बेटे, समझे बेटे। तकरीबन वो लाइन थोड़ी सी मोटी है इसलिए वो 6 लग रहा है, बट इट वुड बी 9.5 अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। बट 9.5 9.6 ये दोनों आपके आंसर जो होंगे दैट वुड बी करेक्ट फॉर दिस वन, ठीक है। 94। अब अगर इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो दैट वुड बी, अगर 9.5 भी आया तो दैट वुड बी 95, 9.6 भी आया तो दैट वुड बी 96, अगर 9.4 आया तो दैट वुड बी 94 मीटर पर सेकंड। तो ये हम लोग तो अभी हमने मेजर करके करना है। वाई अभी हम मेजर करके क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने बनाई ही स्केल डायग्राम है, हमने रफ डायग्राम तो नहीं बनाई ना बेटे। तो रफ डायग्राम में हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन when you have drawn a scale diagram with the proper direction which was given to you in the question, तो फिर अब उसके लिए हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम मेजर करके बताएंगे। तो आपके पास 9.5 सेंटीमीटर है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज करते हैं सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 95 मीटर पर सेकंड, दैट्स द रिजल्टेंट स्पीड। एंगल बताना है, एंगल के लिए आपको यहाँ पर डी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तो हम ऐसे ही एक इमेजिनरी, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन है, इसको ज़रा रोटेट करके देखते हैं हमारा एंगल कितना बन रहा है। तकरीबन 13 बन रहा है, ये देख रहे हो। तो हमारा एंगल कितना आ गया बेटे, डी होगी। उससे भी आपके पास तकरीबन 13, 14, 15 इसी रेंज में आएगा। हमारा अभी बहरहाल 13 डिग्री बना तो हमने बना दिया, समझे बेटे। स्केल डायग्राम बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, इफ इट वर्थ 5 मार्क्स, और आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे 5 मार्क्स मुश्किल से लेना। ये मेथड कब इस्तेमाल करना है, जब आपके पास स्केल डायग्राम नहीं है। तो आपको बस ये सिर्फ डायरेक्शन बता दी, कोई ये इस टाइप का स्केल ना गिवन हो तो फिर तो आप रफ डायग्राम ही बनाओगे। फॉर रफ डायग्राम से फिर अगर मुझे रिजल्टेंट मेजर करना हो तो आई कैन नॉट मेजर इट डायरेक्टली, रादर आई हैव टू यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला। गॉट इट बेटे। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, A stationary body is acted upon the number of forces. State 2 condition which must be applied for the body to remain at rest. रेस्ट चाहिए मतलब रिजल्टेंट फोर्स आपके पास कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो फिर 2 कंडीशंस बताएं बेटे। मतलब यहाँ पे इनके कहने का मकसद ये है, स्टेट 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हाँ ना, तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम पर होगी, या तो उसकी एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 होगी। हाँ वो अब इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस है क्या वो बताएंगे। तो एक कंडीशन आपके पास क्या होती है कि सम ऑफ all forces is equals to 0। ये पहली कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या होती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके पास बराबर होना चाहिए। टर्निंग इफेक्ट की बात करते हैं, रोटेट भी ना करें, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं ACW लिख रहा हूँ लेकिन पेपर में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपने लिखना है। ठीक बेटे। पार्ट बी में आपके पास देखें एक डायग्राम दी हुई है।
और बताया हुआ है कि लीवर आर्म रोटेट होता है अबाउट द हिंज एच। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, पिवट आ गया। एक 20 न्यूटन की फोर्स आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो रही है बेटे, और एक दूसरी फोर्स एफ भी आपके पास अप्लाई हो रही है, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन की गई है। अब आपको बोला हुआ ये है कि यूज़ द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट एच टू कैलकुलेट द अपवर्ड फोर्स। इस एफ को आपने मालूम करना है। बात समझ में? तो बेटा मोमेंट लगेंगे यहाँ पर। मोमेंट मीन्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। वो जो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल, distance हाँ from pivot वो वाला बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर। और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक मेजर करना पड़ता है, पिवट से लेकर फोर्स तक का डिस्टेंस। तो अब जरा देखें, आपके पास यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में है बेटे, पिवट कहाँ पर है, ये रहा। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ यूं ही बन जाएगा बेटे। देखो ये डिस्टेंस और ये फोर्स आपस में परपेंडिकुलर, और पिवट ये था, तो आपके पास कितना आ गया बेटे, ये आ गया 380 और 120 को ऐड कर देंगे तो ये 500। तो मैं यहाँ पे एक मोमेंट आ गया। अब ये कोई सा भी मोमेंट हो, क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, बट वैसे अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से रोटेट करवाएगा, दैट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। बट हमें पता है कि नेट टर्निंग इफेक्ट कुछ नहीं होता, तो हम लोगों ने लिख दिया 20 मल्टीप्लाई बाय 500। यूनिट को चेंज नहीं किया क्योंकि दूसरा डिस्टेंस भी मेरे पास किस में होगा बेटे, मिलीमीटर में होगा। अच्छा अब जरा दूसरा डिस्टेंस क्या है, ज़रा ये देखते हैं। देखो बेटा, बेटा दो है ना, क्लॉकवाइज मोमेंट आ गया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी तो चाहिए ना। दोनों को निकालना। हाँ, इक्वल्स टू होते हैं ना आपके पास। आपके पास इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट किसके बराबर होगा, तो ये तो आ गया एक बिल फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आया, क्लॉकवाइज भी मेजर करो, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, या फिर डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड मूवमेंट बराबर होगा किसके, अपवर्ड। तो हमने डाउनवर्ड अभी मालूम कर लिया, अब अपवर्ड का। अब जरा देखो, अपवर्ड की फोर्स आपके पास मेंशन है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये 20 का था। ये देखो, नहीं 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 बेटा, ये मेंशन है, ये देखो आप एरो लगाया हुआ है, फोर्स आएगा। ये लगाया हुआ है बेटा, हाँ, क्या बोला हुआ है, फोर्स है। फोर्स है ना। तो ये फोर्स आपके पास मेंशन है बेटे। तो हमने क्या किया, इसकी लाइन को थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर तक ले गए ताकि हमें पता चल सके कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बना। ये फोर्स है ना, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए पिवट। तो ये है आपके पास पिवट, और ये बन गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बना बेटे। जी। अब वो देखो डायरेक्शन दी, डायरेक्शन बता दी ना, एक्सटेंड आप खुद कर लो ताकि आप परपेंडिकुलर निकाल सको। तो कितना आ रहा है बेटा, 120। 120 आपके पास आ रहा है। तो इस एफ़ के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, तो 20 टाइम्स 500 इज़ इक्वल्स टू एफ टाइम्स 120। डाउनवर्ड मोमेंट इज इक्वल्स टू अपवर्ड मोमेंट। ये 120 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो फोर्स का आंसर आ जाएगा बेटे आपके पास 83.3 न्यूटन। बात समझ में आई। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कैसे लेने हैं, फोर्सेस को किस तरीके से कैटर करना है बेटे। आगे आपके पास बताया हुआ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लंगर इन कॉन्टैक्ट विद द क्रश मटेरियल इज दिस। अच्छा, ये प्रेशर का आपके पास सवाल आ गया, ऑल्दो इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, हम लोग साथ में रिवाइज करते जाओ। एरिया आपको दिया हुआ, ठीक है, और ये किसका बताया हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ द प्लंगर इन कॉन्टैक्ट विद क्रश मटेरियल। कौन सा प्लंगर है जो इन कॉन्टैक्ट है विद क्रश मटेरियल, ज़रा हम देख लेते हैं। ये रहा बेटे, इसका एरिया आपको बता दिया, ठीक है। इसका क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। अब इसकी फोर्स कौन सी है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ये एफ लग रही थी, जिसके बारे में अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, जो कि कितनी है आपके पास 83.3। तो हमने क्या किया, एफ 83.3 लगाया, और एरिया देखो बच्चे यहाँ पे बाज़ औक़ात गलती क्या कर देते, कोई सी भी फोर्स नहीं बेटे, जो उन्होंने बोला हुआ है उसी रिस्पेक्ट से हम लोगों ने आंसर निकालना है। तो राउंड ऑफ करने के बाद 23,100। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो,
या आप पास्कल लिख दो, बात एक ही है बेटे। पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोथ आर एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, आपके पास बताया हुआ है कि एक एरोप्लेन है, कांस्टेंट स्पीड है लेकिन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब देखें कांस्टेंट स्पीड का मतलब तो आपके पास क्या होता है, अगर लीनियरली मूव कर रहा हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। क्यों? क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में हमेशा एक फोर्स रहती है दैट इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और हमेशा एक एक्सेलरेशन रहती है दैट इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ, लीनियर वाइज देखा जाए तो आपके पास वो ज़ीरो हो जाती है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से। अब देखना ये द सेंटर ऑफ द सर्कल इज टू द लेफ्ट ऑफ द डायग्राम। सर्कल का सेंटर डायग्राम के लेफ्ट पर है। अच्छा, पार्ट ए में आपके पास क्या बुरा हुआ है, ड्रॉ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द एयरलाइन एंड एक्सप्लेन योर आंसर। तो आपको इन्होंने बताया है ना कि यहाँ पर है ये, अगर ये कुछ इस तरीके से सर्कल में रोटेट कर रहा है, अगर हम लोग इसका वो एक पाथ बना लें ऐसे ही है, तो इसका सेंटर कुछ यहीं पर ही होगा बेटे। ये आ गया आपके पास टूवर्ड्स लेफ्ट। डायग्राम बनानी नहीं है हमें, सिर्फ बताना है कहाँ पर होगा, और आपको सिर्फ ये बताना है कि क्यों आपने वहाँ पर उसका रिजल्टेंट फोर्स जो भी है उसकी डायरेक्शन वहाँ पे क्यों। तो हम लोग यहाँ पे बता देंगे कि आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे होगी। रिजल्टेंट फोर्स इज टूवर्ड्स लेफ्ट। कोशिश करें एरो भी बना दीजिएगा ये ऐसे, ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास सर्कुलर मोशन में आपके पास हमेशा बॉडी डायरेक्ट कर रही होती है टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द, और सेंटर आपका कहाँ पर है? लेफ्ट पर, जो उन्होंने सवाल में मेंशन किया हुआ। 3 मार्क्स लिखने, तो आपके पास हम लोगों ने सबसे पहले तो 1 मार्क का आपने लिख दिया कि भाई टूवर्ड्स लेफ्ट होगा, ठीक है जी। उसके बाद एक्सेलरेशन यहाँ पर चेंज होती है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज हो रही होती है कंटिन्यूसली। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटे, और वेक्टर क्वांटिटी की अगर एक दफ़ा एक मिसाल है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा भी 5 ही है लेकिन उसके साथ मैं माइनस लगा दूँ, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है बेटे। क्यों? एक की अगर डायरेक्शन लेफ़्ट है तो एक की डायरेक्शन क्या हो जाएगा? राइट। अब जिस तरीके से देखो, अगर एरोप्लेन यहाँ पर होता तो उसकी अब देखो डायरेक्शन हो गई ना बेटे, पहले टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, अब वो कहाँ जा रहा है बेटा? टूवर्ड्स राइट जा रहा है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम ही रहती है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रही होती है? डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो इसीलिए ये मेंशन यहाँ पे करना लाजमी है कि एक्सेलरेशन इज़ चेंजिंग, और किसकी वजह से चेंज हो रही है? ड्यू टू डायरेक्शन। और ये कहाँ कहाँ पर मेंशन करना बेटा लाजमी है? जहाँ पे आपके पास सर्कुलर मोशन होता है बेटा, ठीक है। तो आपके पास दूसरी चीज़, अब ये बताएं लेफ़्ट पर ही क्यों है? चलो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो हमने तो बता दिया, लेफ़्ट पर ही क्यों है? क्योंकि अभी इस वक्त सेंटर कहाँ पर है आपका? लेफ़्ट पर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि फोर्स इज टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से हमने उनको डिस्क्राइब कर दी बेटे। आगे आपके पास बोला हुआ है कि एयरलाइन का वेट आपके पास इतना है, देयर इज़ एन एरोडायनेमिक लिफ्ट फोर्स ऑफ दिस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द लेफ्ट ऑफ द वर्टिकल के लेफ्ट पर। आपको क्या बनना है? आपको बनाना है एक बाय ड्राइंग अ स्केल वेक्टर डायग्राम। स्केल वेक्टर डायग्राम मतलब प्रॉपर बनानी है आपको, ठीक है। शो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट फोर्स यू ड्रू अप इन पार्ट ए। जो यहाँ पे आपने बनाई ना, अब ये इसकी डायरेक्शन सेम ही आ रही है, अब इन्होंने ये मेंशन कर दिया। हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। वेट हमेशा कहाँ पे होता है? वेट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड्स। अभी तो मैं रफ बना के आपको बता रहा हूँ।
एरोडायनेमिक्स की फोर्स कहाँ पे लग रही है बेटे, ज़रा देखें, 30 डिग्री टू द लेफ्ट ऑफ वर्टिकल। ये वर्टिकल, आपका वेट हमेशा वर्टिकल होता है बेटे, जी। वर्टिकल के लेफ्ट पे चले हैं और इसके 30 डिग्री पे चले हैं बेटे। तो ये देखें, दिस इज़ योर वर्टिकल। अब यहाँ से 30 डिग्री किस तरीके से बनाएंगे ज़रा बताएं। 30 डिग्री डी से मेजर कर सकते हैं हम, मैं एक, वो तो आपने डी से मेजर करने वाला बता दिया, मैं सिर्फ एक रैंडम लाइन पूछ रहा हूँ कि आप रैंडमली किस तरीके से बनाएंगे। लेफ़्ट की तरफ जाना है ना। हाँ मेरा लेफ़्ट कैसे होगा, समझ चलो नहीं। देखो, ये वर्टिकल है, वर्टिकल के लेफ्ट पे 30 डिग्री डाउनवर्ड्स बना दें। कहीं, ठीक है, समझ में आई बात। अब रिजल्टेंट फोर्स बनाए, रिजल्टेंट अब देखो डाउनवर्ड भी जा रहा है और आपके तो पास बिल्कुल सेंटर। बिल्कुल सेंटर में से आ गया बेटा रिजल्टेंट। तो जो डायरेक्शन हमने बनाई थी वही एक तरीके से बन रही है, देखो हमने ये बनाई थी ना, तो ये भी वही डायरेक्शन है बेटा, समझे बेटा। अब इसको आपने स्केल डायग्राम के थ्रू बना लेना। स्केल डायग्राम आप रख लें बेटा, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन स्केल डायग्राम पूछी नहीं जाती, आपको रिजल्टेंट बस बनाना आना चाहिए। इसमें तुमने कुछ मेजर किए बगैर ही बनाया ना, तो ठीक है। Speed is और आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं बताना था, बस बताना था डायरेक्शन जो आपने ड्रॉ की है वही है, तो हमने कहा वही है भाई। अच्छा जी, वैसे ओके, आपके पास द स्पीड इज कांस्टेंट एज द एयरलाइन फ्लाइज इन अ सर्कुलर पाथ। स्टेट एंड एक्सप्लेन वाई व्हाट इज हैपनिंग टू वेलोसिटी। स्पीड तो कांस्टेंट, वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, क्यों, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन का वेलोसिटी से क्या ताल्लुक है, सब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन की वजह से चेंज होती है बेटे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बता देंगे कि वेलोसिटी चेंजेस, और वैल्यू चेंज नहीं हो रही है उसकी, डायरेक्शन। हाँ, प्लस माइनस का फ़र्क आ रहा है। वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज direction is changing but magnitude, मतलब जो वैल्यू है, साइज है, magnitude remains constant। बात समझे बेटे, वेरी गुड। हाय, आज लगता है हमारी ज़िंदगी में जहाज़ बहुत है बेटे, जहाज़ पे जहाज़ आ रहे हैं। तो एक और जहाज़ आपके सामने है बेटे, इस जहाज़ का मास भी हमने दे दिया भाई, और बता दिया एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। रेस्ट से एक्सेलरेट करना स्टार्ट हुआ, 26 सेकेंड में 65 मीटर पर सेकेंड तक इसकी स्पीड हो गई। बराह करम एक्सेलरेशन बता दें। हमने कहा सर फॉर्मूला लगा दें, v माइनस यू ओवर टी, जो कि v कितना है 65, u कितना है 0, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 26, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करके 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या मालूम करना है, रिजल्टेंट फोर्स। याद रखिएगा, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में, कि F इज़ इक्वल्स टू ma, ये फॉर्मूला है ही रिजल्टेंट फोर्स के लिए। तो क्या मेरे पास मास है, मैं कहा बिल्कुल है, 3.4 एक्सपोनेंट 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3.4 10 टू द पावर 5। एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है 2.5, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.5 10 टू द पावर 5 न्यूटन आपके पास क्या आ गई बेटे, रिजल्टेंट फोर्स। जस्ट आफ्टर टेकिंग ऑफ, एरोप्लेन कंटिन्यूज टू एक्सेलरेट एज इट गेन्स हाइट। स्टेट टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट इंक्रीज ड्यूरिंग दिस टाइम। एयर रेजिस्टेंस बेटा एनर्जी बोला हुआ, एयर रेजिस्टेंस तो फ्रिक्शन है। हीट, थर्मल एनर्जी, अच्छा, और साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी।
बेटा वो मोस्ट बात सही या वेट भी हो सकता है। वेट एक एनर्जी है ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा। मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, आप फोर्सेस पे क्यों जा रही हो? सबसे पहली चीज़ तो ये जो चीज़ बोली वेट चेंज हो सकता है, वेट तो कभी चेंज हो ही नहीं नहीं, सकता। वेट तो चेंज हाँ तो वेट चेंज कब होगा? जब मास चेंज होगा या ग्रेविटी चेंज होगी। तो हम तो ना तो मास चेंज कर रहे ना ग्रेविटी, तो वेट तो बहुत ही वाही चेंज क्या होगा? एनर्जी कौन कौन सी फॉर्म्स में चेंज होगी? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, मोशन में आ रहा है बेटे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक साथ नहीं लिख दो, या तो काइनेटिक एनर्जी लिख दो। पोटेंशियल एनर्जी में भी होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है ना बेटा, हाइट बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी। हीट एनर्जी आपके पास एक अच्छा आंसर है, ठीक है। तो ये सब फॉर्म्स आप लिख सकते हैं, लेकिन ये प्लीज़ खुदा का वास्ता है, ये वेट, एयर रेजिस्टेंस, इस जैसे वाहियात जवाब को अपनी लिस्ट में ना रखें। तो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है आपके पास, हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी हो सकती है। हीट को थर्मल एनर्जी बोल दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। साउंड एनर्जी तो पहले से ही है बेटे, तो वो लिखना सही नहीं। स्टेट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट डिक्रीजेस। जहाज़ किससे चलता है? फ्यूल से। फ्यूल कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। तो जाहिर सी बात है, अगर जहाज़ चल रहा है तो फ्यूल कम भी हो रहा होगा ना, तो केमिकल एनर्जी क्या हो रही है बेटे? कम हो रही है। और ये तमाम की तमाम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कब आई हैं? जब केमिकल एनर्जी जहाज़ को मिली। जहाज़ में जब फ्यूल गया, जहाज़ स्टार्ट हुआ, साउंड एनर्जी आई। जहाज़ चलना स्टार्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी आई। जहाज़ ऊपर उठा, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, थर्मल एनर्जी भी आ गई। तो ये सब आई कब? जब उसके अंदर फ्यूल था। तो जैसे जैसे जहाज़ चलता रहेगा, फ्यूल क्या होता जाएगा? तो केमिकल एनर्जी आपके पास क्या होती जा रही है बेटे? कम होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना। आपसे उन्होंने पूछा क्या फ़र्क पड़ रहा है? उन्होंने पूछा, उन्होंने से ये बोला कौन सी एनर्जी कम हो रही है। तो हमें अभी इतना नहीं सोचना बेटे, अभी उनको टू द पॉइंट आंसर देना, जान छुड़ानी है। लेकिन फ़र्क ये पड़ रहा होगा, फ्यूल कम हो रहा होगा, बस, और कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। और उसी के यूज अप कंज्यूम होने की वजह से ही आपके पास दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी चाहिए। पार्ट 3, स्टेट वाई द टोटल एनर्जी ऑफ एरोप्लेन डिक्रीजेज ड्यूरिंग दिस टाइम। भाई देखो, थर्मल एनर्जी, अब हमारे पास काम का जो एनर्जी चेंजेस हम लोगों ने देखे, केमिकल से किस में चेंज हुआ बेटा? काइनेटिक, पोटेंशियल, थर्मल, ये सब काम के। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो थर्मल एनर्जी भी काम की नहीं है। हमें काइनेटिक और पोटेंशियल चाहिए थी। काइनेटिक जिससे रन करे, पोटेंशियल वो हाइट गेन करे। थर्मल एनर्जी का क्या काम? कोई काम है? लेकिन चेंज हो रही है ना, लॉस हुआ। इसी तरीके से साउंड, भाई हमें क्या कहते हैं, साउंड लेस जहाज़ दे दो, कोई मसला है? जहाज़ चलना चाहिए बेटे, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाना चाहिए। तो आपको इन्होंने बोला कि ये टोटल एनर्जी, जहाज़ की जो यूज़फुल एनर्जी कन्वर्जन थी, कि केमिकल एनर्जी आपके पास जो यूज़फुल वर्क में जो जो एनर्जीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये दो चाहिए थी। लेकिन एडिशनली हमें क्या क्या मिल रहा था बेटा? हमें साउंड भी मिल रहा है, ये भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमें थर्मल भी मिल रही है, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन इसका हमारे कोई यूज़फुल वर्क से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये दोनों एनर्जी कौन सी हैं जो बेटा लॉस हो रही है? तो जाहिर सी बात है, आपके पास बिफोर कन्वर्जन, आफ्टर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बराबर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सर देयर आर सम लॉसेस। हाँ, अगर आप साउंड और थर्मल को भी ऐड कर दें तो फिर देखिएगा टोटल केमिकल के ही बराबर होगा। अगर केमिकल 100 जूल है तो फिर आप काइनेटिक और पोटेंशियल में साउंड और थर्मल भी ऐड करें तो वो तब भी 100 जूल होगा। लेकिन अगर उन दोनों को ऐड नहीं कर रहे तो 100 जूल नहीं होगा, 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बताना है कि क्या थर्मल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी इज अल्लाह को प्यारी हो गई, मतलब इज लॉस। हाँ ना बेटा, क्या पूछा? टोटल एनर्जी क्यों बराबर नहीं? भाई लॉसेज आ रहे हैं, तो वो लॉसेज कौन से मेंशन कर दो। When the aeroplane reaches its maximum height, it starts to follow a curved path at a constant speed. State the direction of resultant force. देखो कर्व पाथ में मूव कर रहा है, मतलब सर्कल में मूव कर रहा है, और सर्कल में हमेशा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है?
टूवर्ड्स द सेंटर, और उस फोर्स का नाम भी हमें पता होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई क्या डायरेक्शन होगी, तो हम लोग यहाँ पे बता देंगे टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, पूरा मेंशन करेंगे, ठीक है। तो मसला, अगला सवाल, आसान सवाल है यार, मुश्किल नहीं, समझने की देर। वेक्टर डायग्राम को बस थोड़ा सा समझ के करना। हाँ वो थोड़ा सा दिमाग, हाँ वो उसको बस, उसमें भी इतना मुश्किल नहीं है, बस कॉमन सेंस है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पिवट अबाउट अ पॉइंट इज डैश मल्टीप्लाइड बाय, मोमेंट की फोर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, is force multiplied by परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेरी गुड from बेटा, pivot. वेरी गुड। परपेंडिकुलर, अच्छा पहले तो हम लोगों को डैश मल्टीप्लाई बाय, हम लोग तो ऊपर तो आ जाएगा फोर्स और नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द पिवट या फ्रॉम द, अभी इन्होंने पॉइंट बोला हुआ है तो हम पॉइंट ही बोलेंगे, हम पिवट बोलेंगे नहीं। आपके पास इन्होंने बताया हुआ है कि भाई एक स्टोन है, एक कंक्रीट की स्लैब डली हुई है, एक आयरन बार भी है। आपके पास एक फोर्स यहाँ पे बता दी है 140 न्यूटन की बता दी है। अब इन्होंने बोला हुआ है ड्रॉ एन एरो टू शो द वेट ऑफ द बार एक्टिंग फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास। हमेशा याद रखना वेट हमेशा सेंटर पे होती है। तो अब जरा देखो ये बार कितने लेंथ की है, इसकी लेंथ है आपके पास 1.4 है बेटे, ऐसे ही पूरी बार ये देखो ना मेंशन किया हुआ, ठीक है। 1.4 का आधा क्या होता है बेटा, 0.7। तो हम 0.7 पे जाएंगे, सेंटर ऑफ द बार पे जाएंगे और वेट को डाउनवर्ड, और वेट होते ही डाउनवर्ड। स्टेट द डिस्टेंस d ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पिवट। अब पिवट से सेंटर ऑफ मास, अब पिवट है क्या बेटे, पिवट आपका ये स्टोन है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है। तो भाई मुझे ये बताइए ये कौन सा मार्क था, ये 0.7 का मार्क था, और ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक कितना है, 0.7 है बेटे। लेकिन मुझे इससे वो सिर्फ कौन सा डिस्टेंस चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ से चाहिए। तो 0.7 में से 0.2 को क्या कर दूंगा बेटे, माइनस कर दूंगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.5। तो बस इसको यहाँ पे लिख देंगे 0.5 मीटर। कैलकुलेट द टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट पिवट। क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन है, ये है बेटा क्लॉकवाइज मूवमेंट, घड़ी बना के देख लो बेटे। और पिवट तो आपको पता ही है, पिवट कौन है, पिवट स्टोन है। तो ये भी आपके पास क्या कर रहा होगा बेटा, ये भी आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट ही कर रहा होगा। ये जो वेट है आपका, वेट के बारे में वैसे आपको कुछ बताया हुआ है इन्होंने आपको, बताया हुआ, वेट इज 30 न्यूटन, तो मतलब ये 30 न्यूटन का, ठीक हो गया बेटा। तो आपके पास कौन कौन सा है, 40 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो 40 का कहाँ से होगा, ये पिवट से लेकर यहाँ तक, तो पूरा बार कितने का, 1.4 का है ना बेटे। 1.4 में से सिर्फ 0.2 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 1.2 आ गया। और कौन क्लॉकवाइज कर रहा था, वेट भी क्लॉकवाइज कर रहा था। वेट आपके पास कितना था, फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था बेटा 0.5। तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस हो, क्यों, दोनों ही क्लॉकवाइज हैं। अच्छा, जब एंटी क्लॉकवाइज फिर कौन कर रहा है, अब अगर मैं यहाँ पे पूछ लूँ एंटी क्लॉकवाइज कौन कर रहा है, ये स्लैब कर रही होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो उन्होंने बोला टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो टोटल क्लॉकवाइज हैं कौन कौन, एक 40 न्यूटन की फोर्स और एक वेट जिसको हम लोगों ने खुद ड्रॉ किया और बताया वो 30 न्यूटन का। तो मूवमेंट निकालना है ना, वेट भी क्या है, एक फोर्स ही है।
ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है बेटे, लेकिन है फोर्स, एनर्जी मत बोलना प्लीज़ अल्लाह के वास्ते। energy नहीं है force। हाँ, तो 40 टाइम्स 1.2 प्लस 30, दोनों ही क्लॉकवाइज हैं, दोनों को हम तब लोगों ने तभी निकाला, ऐड किया, 63 न्यूटन मीटर आंसर आ गया। कैलकुलेट द डाउनवर्ड्स फोर्स विच द स्लैब एक्सर्ट। अब देखो ये एक्चुअली में मैं पिछले पार्ट से ही समझ गया था, इन्होंने क्लॉकवाइज मूवमेंट निकलवाया क्यों, क्योंकि अब वो उसको इस्तेमाल करवाएंगे। अब उन्होंने बोला कि ये स्लैब जो फोर्स लगा रही है वो निकालो, तो मैंने कहा वैसे तो मैं कोई फोर्स नहीं निकाल सकता, हाँ अलबत्ता मैं मोमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कि मोमेंट्स कैसे, क्लॉकवाइज मोमेंट किसके बराबर होता है, एंटी क्लॉक, और क्लॉकवाइज तो अभी अभी निकाला ना 63। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक ही है, जो कौन लगा रहा है, स्लैब लगा रही है, स्लैब की फोर्स क्या है वही तो मालूम करनी है एफ, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखो पिवट्स, ये रहा पिवट और ये 0.2 आ गया बेटे, तो हम लोगों ने लिख दिया 0.2। अब 0.2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ रहा है 315 न्यूटन, समझे। तो वही काम था। State a change to the arrangement that would reduce the force required to lift the slab। बेटे क्या किया जाए जिससे ये जो अभी फोर्स है, ये जो यहाँ पर फोर्स है, ये कम लगानी पड़े। बेटे आपके पास मोमेंट, फिर आपको देखो मोमेंट तो आपको पता चल गया ना, मोमेंट यहाँ का कितना आना चाहिए, 63 आना चाहिए, ठीक है ना। मैं फोर्स कम लगाना चाह रहा हूँ, कोई मसला नहीं, आप डिस्टेंस बढ़ा दो इसका। आपने देखा है वो जब ट्रक के टायर चेंज हो रहे होते हैं, तो जो जिस एक्सेल से आप गाड़ी का टायर चेंज करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसका फोर्स। तो देखो उस वक्त भी ट्रक का टायर चेंज करने के लिए भी फोर्स कौन लगा रहा है, ह्यूमन लगा रहा है। गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए भी फोर्स कौन लगा रहा है, ह्यूमन। लेकिन ट्रक का टायर चेंज करने के लिए ज़्यादा मोमेंट चाहिए ना, तो वो फोर्स तो बढ़ा नहीं सकता, वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ा कर देते हैं, एक्सेल के आगे एक बड़ा सा रॉड लगाते हैं और फिर उसके थ्रू बोलते हैं। तो अगर आपको मोमेंट सेम चाहिए और फोर्स कम करनी है, तो फिर ऐसा क्या करूँ कि मोमेंट सेम ही मिले, डिस्टेंस बढ़ा दो, मतलब आयरन बार की लेंथ बढ़ा दो। ये बात ऐसे, ये एक मिसाल देता हूँ आपको। लेटर सपोज कि मेरे पास फोर्स है 2 और मेरे पास डिस्टेंस है 10, आंसर कितना आया 20। मैं कह रहा हूँ फोर्स कम करो, मगर ठीक है आना उतना ही चाहिए। मैं कहा चलो फोर्स कम करके कितनी करो, 1 करो सर। तो यार अब मैं 20 कैसे लाऊं, मैं कहा फिर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, तो आंसर आ गया 20। तो अगर उन्होंने कहा लेस फोर्स रिक्वायर्ड है अगर स्लैब को ऊपर लाने के लिए, तो क्या किया जाए, क्या अरेंजमेंट में चेंज किया जाए, तो हमने किया क्या, हमने कहा मेक बार लॉन्गर। अच्छा लाजमी नहीं है सिर्फ यही कर दिया जाए, हम लोगों को डिस्टेंस बढ़ाना है ना, तो डिस्टेंस बढ़ाने का तरीका सिर्फ बार को लॉन्गर करना कोई है, पिवट को थोड़ा सा और इस तरफ कर दो। अगर ये पिवट यहाँ पर हुई तो आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ा, तो इससे भी तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो आप ये भी लिख सकते हो क्या, मूव पिवट कहाँ पे मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट पे मूव करने पड़ेगा, ये कर लो बेटा, समझ में आई बात। ये दोनों काम आप कर सकते हैं। और फाइनली वी आर एट द एंड, एक और वर्कशीट करते हैं बेटा। अब इसमें जो सवाल आ रहे होंगे मैडम आपने उसके जवाब देने। 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बताओ मेरे प्यारे बेटे। एक तो ये कि जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट, यस ठीक है। ठीक है ना। और दूसरा और ये कि जो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी 0, मतलब रिजल्टेंट फोर्स नेट Zero फोर्स होनी 0 होनी चाहिए, बस ये 2 लिख देना। आती आगे बढ़ाते हैं आगे। अब देखो ये मोमेंट वाले सवाल अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, करना क्या, मज़ा आएगा, मूवमेंट वाला थोड़ा सा आया था, मज़ा आएगा। अब जरा देखना यहाँ पे अपने ज़रा टफ चीज़ को ख़त्म करना। सबसे पहले तो देखो ढूंढो पिवट क्या है, मैंने देखा था मुझसे हुआ नहीं, चलो कोई मसला नहीं। अब इन्होंने देखो इन्होंने क्या रखा हुआ है, पिवट को द डिस्टेंस ऑफ द फोर्सेस फॉर पॉइंट पी। तो पॉइंट पी तुम्हारा क्या हो गया बेटा, पिवट हो गया, ये रहा पिवट।
अब फोर्सेस आपको दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं। ये दो कहाँ जा रही हैं? डाउनवर्ड, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ही क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज कड़ी ऐसे चलती है। ये कहाँ जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब इन्होंने बोला F निकालो, हलवा नहीं हो गया? इस वाला ये वाला F निकालना है बस, डायग्राम में मेंशन। तो पहले तो मुझे तुम बता दो क्लॉकवाइज का। क्लॉकवाइज के लिए क्या क्या करूँ मैं? ज़रा थोड़े से ये एरोज को रिमूव कर रहा हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें, हाँ जी, मूवमेंट निकलवाओ पहले क्लॉकवाइज। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो तो फोर्स बताओ कितनी है? 120 और इसका 120 का डिस्टेंस कितना है? 15 नहीं 33 सेंटीमीटर। ठीक है। और यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? सब यूनिट ही दोनों सेम है ना, same। तो वो बाद में जाके यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे बताओ। और अब हमें फोर्स चाहिए। नहीं बेटा, पहले Sorry। पहले ये बताओ क्लॉकवाइज टोटल हो गया? बेटा ये 20 नहीं लग रहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? हाँ लग रहा है, ठीक तो है। उसको ये करो ना, multiply होगा, ठीक है। प्लस प्लस आगे 20 टाइम्स यहाँ से जो होगा 15, ये सारे हो गए आपके पास क्लॉकवाइज, मतलब डाउनवर्ड सारे हो गए। इज इक्वल टू अपवर्ड होगा ना, तो अपवर्ड की फोर्स नहीं पता, क्या हो गई? F। लेकिन डिस्टेंस हमें डिस्टेंस कितना है? 2। और ये F बहुत ज़्यादा आने वाली है, मैं इतना अंदाज़ा लगा दूँ। क्यों? F बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, अच्छा मतलब इन सबसे बहुत ज़्यादा। क्यों? डिस्टेंस उसका एक तो बहुत कम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए फोर्स अच्छी खासी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बेटे? तो आएगी भी बेटे। तो देखें जब कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर आया, कितना आंसर आया? 2130 न्यूटन बोला था बेटा। एक तो डिस्टेंस भी कम है, तो फिर तो फोर्स तो बैलेंस करने के लिए अच्छी खासी चाहिए। ठीक बेटे, कोई मसला? फोर्स एक्ट्स ऑन द फोरआर्म एट पॉइंट P. कैलकुलेट दिस फोर्स एंड स्टेट इट्स डायरेक्शन। सवाल देखो, बोला भाई ये है रिजल्टेंट फोर्स बताओ पिवट में। कौन सी फोर्स बताओ बेटे? तो मैं कहा ठीक है। आपके पास मतलब रिजल्टेंट फोर्स से मुराद के रिजल्टेंट फोर्स तो हम लोग नहीं बोल सकते कि आपके पास देखो डाउनवर्ड फोर्सेस कितनी है? 120 और 20 न्यूटन। अपवर्ड फोर्स कितनी आई? 2130। इक्विलिब्रियम में आने के लिए सम ऑफ ऑल फोर्सेस बराबर होना चाहिए ना, तो क्या अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर हैं? तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई एक और भी डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी। सिर्फ फोर्स के बारे में पूछा, सवाल देख लो क्या पूछा हुआ था। फोर्स एक्ट ऑन फोरआर्म एट पॉइंट P। उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि देखो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स मूवमेंट तो बराबर आ गए। इक्विलिब्रियम के लिए फोर्सेस भी क्या होनी चाहिए? बराबर। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड। तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, कैसे निकालूंगा? 2130 में से क्या क्या माइनस कर दूंगा? 20 और 120। तो 2130 में से 20 माइनस कर दिया, और आपने क्या माइनस कर दिया? और आपके पास आ गया 1990 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी बेटे? डाउनवर्ड होगी बेटे, तो हमने मेंशन कर दिया। तो बेटे सवाल देख लो कैसा था, किया क्या? प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा फोकस कर लें बेटा। अब इसका आंसर खुद बताओ। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हैज़ नो डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी हैज़ डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी हैज़। बस सही सही, एक ही मार्क ही था। अच्छा, स्टेट एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। बताओ बेटा वेक्टर क्वांटिटी की कोई एग्जाम्पल, कोई भी नाम बता दो। मैग्नीट्यूड है? अबे क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी बतानी है, मैग्नीट्यूड। ये बोले हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताती जाओ। अम्मा अम्मा इतना किया है ना, तो अब ये पूरा 2-3 और बताओ। डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, और जो है पागलों की क्या होती है बेटे? रफ्तार को क्या बोलते हैं? स्पीड। और ऐसे लोग, वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी से एक और चीज़ ड्राइव होती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। हाँ, तो ये सारे वेक्टर हैं बेटे। तो इतने सारे हैं बेटे। अम्मा 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 इतना, ये अम्मा अम्मा करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, कोई सी भी एक नाम आप लिख सकते हो। आगे पार्ट भी भाई, फ्लैग पोल दिया हुआ, ठीक है।
तो फ्लैग पोल को वर्टिकली हैंग किया हुआ है 60 डिग्री का, आपको उन्होंने बता दिया है, एंगल भी है। फर्स्ट रोप के ऊपर टेंशन अप्लाई हो रही है 100 न्यूटन की, दूसरी रोप से टेंशन टी अप्लाई हो रही है। इन्होंने बोला रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपके पास 200 न्यूटन की है। अब आपने करना क्या है, इन स्पेस बिलो यूजिंग अ स्केल डायग्राम। अब स्केल डायग्राम बनानी है। 1 सेंटीमीटर कितने का है बेटा, 20 न्यूटन का। और बाय ड्राइंग द वैल्यू, ठीक है सही। तो वो बोल रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 200 है, मतलब यहाँ पे 300 होगा। पता नहीं, वो अभी देखो एंगल भी आ गया ना, तो एंगल के साथ ज़रा हम लोगों को देखभाल के खेलना पड़ेगा बेटे। तो सबसे पहले ज़रा देख लेते हैं कि इसकी रिजल्टेंट फोर्स लग कहाँ पे रही होगी। ना तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी, ना तो वो इस सेंटर डायरेक्शन में में जाएगी, वो कुछ इस तरीके से सेंटर में मूव कर रही होगी। दैट वुड बी द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अच्छा जी। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास बता दिया बेटा 200। तो अब करना क्या है आपको, स्केल डायग्राम के थ्रू सब चीज़ें मैं आपको मेजर करके बतानी। ज़रा देखें, आपके पास ये 100 न्यूटन है, तो 100 न्यूटन ये भी एक रिजल्टेंट फोर्स ही है बेटे। क्यों, ये 100 न्यूटन लग रही है एट एन एंगल ऑफ 60। तो इसके भी कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स होंगे बेटे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। इसको अभी हम लोग बिल्कुल एंड में बनाते हैं, बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। वेक्टर डायग्राम को बिल्कुल एंड में करते हैं, पहले दूसरे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेलरेशन के बारे में 2 ज़हीन स्टूडेंट ने कुछ बोला है। क्या बोला, फॉर अ गिवन मास द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स। फॉर अ गिवन फोर्स द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो भाई इनमें से 1 इज करेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट। री राइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेकिंग चेंजेस सो दैट इट इज नाउ करेक्ट। फॉर अ गिवन, तो पहले बताओ करेक्ट कौन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं। एफ इज इक्वल, हाँ एम ए होता है ना, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन होती है बेटा। अब इन्होंने बोला फॉर बी में फोर्स फॉर अ गिवन फोर्स द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक्सेलरेशन और मास डायरेक्टली होते ही नहीं है, एक्सेलरेशन और मास क्या होता है बेटा, इनवर्सली। तो ये गलत है, तो इसकी स्टेटमेंट को रीराइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको तो आइए, फॉर फॉर अ गिवन फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली, डायरेक्टली तो लिखा हुआ है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आगे टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है। स्टेट द इक्वेशन विच लिंक एक्सेलरेशन रिजल्टेंट फोर्स एंड मास। वो ऊपर लिख भी दी थी, F is equals to। Describe what happened to the motion of a moving object when there is no resultant force। अब अगर उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो स्ट्रेट लाइन में, या तो वो रेस्ट में हो, या तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो। दोनों हो सकता है ना बेटा। दोनों कंडीशन में आपके पास रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। अच्छा जी, पार्ट बी, अ रिजल्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू इट इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब इसमें आपको बताना है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन। तो नो रिजल्ट, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स अप्लाई कर रही हो, मतलब हो रही है, यहाँ जा रही है, मैंने तो बिल्कुल, अगर बॉडी यहाँ जा रही है, मैंने यहाँ से फोर्स, अब उन्होंने बोला कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाए तो क्या होगा, तो भाई उसकी स्पीड क्या होगी बेटे, कम हो जाए लग जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिटार्डेशन या डीसेलरेशन। समझे, अ रिजल्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू इट इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है रिजल्टेंट फोर्स उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, मोमेंट क्या है ये,
अगर फोर्स और चीज़ डिस्टेंस है- आपस में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हो तो वो किसकी डेफिनेशन है? मूवमेंट की। हाँ, तो मतलब ये जो भी गाड़ी है या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये किस में मूव होने लग जाएगा बेटा? क्लॉकवाइज या कर्व पाथ में मूव करने कुछ लग भी, जाएगा, ठीक दो है, दोनों सर्कल में मूव करने लग जाएगा। मूव इन आर्क ऑफ एन सर्कल। समझे बेटे? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ऐसा नंबर 4 question। में आपके पास बोला हुआ ये है ABCD, सबके पास स्प्रिंग। दे मेजर द लेंथ ऑफ देयर स्प्रिंग व्हेन द स्प्रिंग आर स्ट्रेच बाय डिफरेंट लोड्स। हमने कहा ठीक है भाई, हुआ क्या? स्टूडेंट ए का भी बता दिया, बी का भी, सी का भी, डी का भी। स्टेट विच स्टूडेंट हैड लोडेड स्प्रिंग बियॉन्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कौन से स्टूडेंट है जो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चला गया बेटे? वो अब आपको बताना है। तो हमने कहा ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। ऑब्जर्व करते हैं इस टेबल को और हम लोगों को पता चल जाएगा बेटे कि आपके पास कौन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी गया है। अच्छा, देखें स्प्रिंग की लेंथ देखें और लोड चेक करते हैं। अगर आपके पास कोई अनयूजुअल चेंज आया, मतलब हम लोग देखो कितना कितना बढ़ा रहे हैं, 0.5 से 1 मतलब 0.5 का हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना? तो अब जरा देखिए, जहाँ पे एनोनिमस चेंज आया वहीं आपके पास क्या होगा, वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से बाहर गया। 6.7 से 7.7 कितना आया? 1। फिर कितना आया? 1। फिर कितना डिफरेंस आया? 1 1। यहाँ पर भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो इसमें तो कोई नहीं है। दूसरा देखिए 0.8 0.8 0.8। अच्छा, ये आ गया बेटा 1 का, तो मतलब समझ जाओ। देखो अभी तक कितने का डिफरेंस आया था? 0.8 का, यहाँ पर भी 0.8 का, यहाँ पर भी आपके पास कितना है? 0.8। लेकिन इसने फिर ये जो अनयूजुअल चेंज आया उसकी वजह से लिमिट ऑफ, अब समझ में आ गया। क्योंकि अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अंदर रहता तो चेंजेस भी क्या होता? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो जितना 0.5 पे आया उतना ही चेंज फिर 1 पे भी आता, मतलब 0.5 और बढ़ाने पे भी। यहाँ पे अनयूजुअल चेंजेस आने लग गए बेटे। आगे देखो, आगे कितना हुआ? 1.2 का आ गया, उससे आगे और बड़ा चेंज आ गया, उससे आगे और बड़ा चेंज आ गया। तो भाई बी तो गलत है। आगे आगे देख लेते हैं। ये 0.8 0.8, अच्छा 0.8, इसमें भी 0.8 0.8 0.8 0.8, ये सेट है। इसमें 10 से 1.1 1.1 1.1, ये भी सेट है। बस बी गलत। तो बी गलत है बेटे। समझ में आया कैसे चेक किया? एक्सप्लेन हाउ यू ऑब्टेन द आंसर। बताओ बेटे कैसे? By observing the change. यस, चेंज इन All the lengths. वेरी गुड। Spring lengths. तो अब आपने इसको बताना है किस तरीके से। हाउ यू ऑब्टेन द आंसर बाय कैलकुलेटिंग difference in length. If difference remains same, then limit of proportionality is not achieved. Okay. For a spring A for a spring used by a student, calculate the extra extension caused by an additional 0.5 Newton. तो अब उन्होंने बोला कि अगर एक और 0.5 न्यूटन का अगर हम लोग डाल दें बेटे
तो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन कितनी आएगी, कितनी की आ रही थी आपके पास एक की आ रही थी, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, वो बनाया जाएगा बट हर 0.5 पे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा था। द अनलोडेड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, अनलोडेड लेंथ बतानी है। देखो जब 0.5 का लोड हुआ तो कितना आया, जब ये लोड भी हटा दूंगा तो 1 क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये भी इंक्रीज हुआ है ना, जैसे लोड बढ़ाता जा रहा हूँ लेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। अगर ये आखिरी लोड क्या था बेटा 0. अब इन्होंने कहा अनलोडेड मतलब लोड हटा ही दो, मतलब क्या कर दो 0 न्यूटन, एक एक करके सारे लोड में एक एक करके, तो 0.5 का भी हटा दिया तो 6.7 थी, तो उससे पहले कितनी होगी बेटे 5.7, क्योंकि अगर नीचे जाते वक्त 1 का इंक्रीज आ रहा है तो ऊपर जाते वक्त 1 का क्या आ रहा है डिक्रीज, तो आपको बताना अनलोडेड लेंथ विच इज़ 5.7 सेंटीमीटर। समझे बेटे। अब जरा देखो, स्टूडेंट ए ऑब्टेन्स अ सेकंड स्प्रिंग दैट इज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट वन एंड हैंग्स द 2 स्प्रिंग। अब इससे आपके पास होता है क्या, एक्सटेंशन, ये जो आपने 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग इस तरीके से लगा दिए, इससे एक्सटेंशन क्या हो जाती है बेटे स्प्रिंग में, हाफ हो जाएगी। अब उन्होंने बोला ये है पार्ट सी में, यूज़ द टेबल टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच स्प्रिंग when 2.5 न्यूटन इज hung as shown। मतलब आपके पास क्या हुआ, स्टूडेंट ए ने ये सेकंड स्प्रिंग ऑब्टेन कर लिया और वो सेकंड स्प्रिंग पहले स्प्रिंग जैसा ही है। अब यूज़ द टेबल टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन लोड इज 2.5 न्यूटन का लोड अगर लगाया जाएगा तो आपके पास क्या होगी उस वक्त लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये आपको बताना। बात समझे बेटे, बात में कोई मसला तो नहीं है, ठीक है जी। तो अब आंसर बता दें बेटे 2.5। अच्छा अभी 2.5 पे कितना आ रहा था वो आप ज़रा देख लें, कितना भाई 10.7 एक्सटेंशन। अच्छा 2.5 तक कितनी दफ़ा एक्सटेंशन हो चुकी है, 1 2 3 4, ऐसे ही है बेटे। अब 2 आपके पास स्प्रिंग इस तरीके से लोडेड है बेटे, मतलब कि अगर 4 दफ़ा ये तो 2 इसकी होगी, तो अब आपके पास क्या होगा कि एक्सटेंशन पहले 4 थी, अब एक्सटेंशन क्या हो जाएगी बेटे, हाफ हो जाएगी। अब एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपके पास फिर आप उस हिसाब से 2 ऐड कर दें, किसके अंदर ऐड कर देंगे आप, 5.7 के अंदर, या फिर 6.7, यहाँ से बल्कि स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 हो। तो अब आपके पास कितना आएगा बेटा, पहले तो आपके पास जब सिंगल ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग लगा रहे थे लाइन बाय लाइन, तो कितना आ रहा था बेटा, 5 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आई ना ओरिजिनल लेंथ से। अब ऐसे पैरेलल में लगाने से क्या हो जाएगा, अकेले में तो 5 आ रही थी, पैरेलल लगाने से एक्सटेंशन हाफ हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। तो आपकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 5.7। अब 5.7 में आप 2.5 ऐड कर दें बेटे, 5 और 7 12, 8.2। समझे बेटे कि पैरेलल में ऐसे स्प्रिंग लगाने से एक्सटेंशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है बेटे। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ओरिजिनल से पहले जब अकेले लगा रहा था तो 0 से लेके 2.5 तक कितनी एक्सटेंशन है, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो अब मैंने कहा अब इसका आधा हो जाएगा, तो आधा कितना हुआ 2.5, तो अब नई लेंथ क्या हो जाएगी 5.7 प्लस 2.5 विच इज़ 8.2। कोई मसला बेटे, गुड। आगे बढ़ाता हूँ, वेक्टर डायग्राम। आपके पास सारी चीज़ें बताई हुई हैं, रिजल्टेंट बताना है बेटा, बता सकते हैं रिजल्टेंट कहाँ पे होगा। अच्छा टेंशन ये है, 2 आपको बताई हुई, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 2 टेंशंस। इन दोनों टेंशंस का आपने क्या करना है, रिजल्टेंट मालूम करना है। और इन्होंने आपके पास क्या किया है,
एन ऑब्जेक्ट इस, हाँ इस ऑब्जेक्ट को इन्होंने लटकाया हुआ है। तो ठीक है बेटे, किस तरीके से करेंगे आपके पास बेसिकली हम लोग देखेंगे कि कौन सी फोर्स आपके पास ज़्यादा हो रही है। 15 न्यूटन, अच्छा एंगल्स को भी ज़रा देखना। ये 15 न्यूटन है एट 60, ये 86.6 न्यूटन है एट 30। तो इसका ज़रा देखो, अगर 15 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट ये आ गया, 15 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ गया, 86.6 का वर्टिकल कंपोनेंट ये आ गया, ये आ गया 86.6 का वर्टिकल कंपोनेंट, और ये आ गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, वेट आपके पास नीचे लटका हुआ है, तो आपके पास इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, क्योंकि वेट भी नीचे जा रहा है, तो ना तो बॉडी प्रॉपरली इस डायरेक्शन में जा रही होगी, ना तो बॉडी प्रॉपरली इस डायरेक्शन में जा रही होगी, बल्कि बॉडी कहाँ जा रही होगी बेटे, इस डायरेक्शन में। बिल्कुल वेट के परपेंडिकुलर भी नहीं होगा, हल्का सा टिल्टेड होगा। अब इसी को स्केल डायग्राम आपको बनानी है। स्केल डायग्राम के लिए हम एक और वीडियो, एक और लेक्चर रखेंगे जिसमें से वो सब स्केल डायग्राम ही समझाएंगे। लेकिन रफ आइडिया क्या है कि ये है, और आपको वैसे अब रफ डायग्राम्स ही बनाने के लिए आती हैं, आपको इस तरीके से स्केल डायग्राम नहीं बोलते। ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अ कार ट्रेवल सर्कुलर ट्रैक कांस्टेंट स्पीड। कंडीशन समझ में आ जानी चाहिए। वाई इट इज़ इनकरेक्ट टू डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। वेरी गुड। अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन, एक्सप्लेन वाई अ फोर्स इज रिक्वायर्ड, ताकि वो बॉडी सर्कल में मूव आपके पास क्या करे, करती रहे। और आपके पास होता क्या है, अगर कोई फोर्स नहीं हुई तो फिर आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी और स्ट्रेट लाइन में ही होगी। तो फोर्स चाहिए क्यों है, ताकि हम लोग डायरेक्शन को चेंज करते रहें, ताकि बॉडी सर्कल में मूव होती रहे। तो हम लोग अब इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, इफ नो फोर्स देन बॉडी, क्या था, कार थी, हाँ, देन कार moves with constant velocity in a straight line. along straight line। तो फोर्स किस लिए चाहिए, फोर्स आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए चाहिए। देयरफॉर फोर्स इज required to change the direction। ठीक है बेटे, समझ में आई बात, ओके। आगे, इन विच डायरेक्शन डज दिस फोर्स एक्ट, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटीमीटर फोर्स। सजेस्ट व्हाट प्रोवाइड्स दिस फोर्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। उसके बाद सजेस्ट व्हाट प्रोवाइड्स दिस फोर्स, क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही है फोर्स। गाड़ी आपके पास क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है ना, तो इस फोर्स से आपके पास क्या होता है बेटा, क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, ये बेसिकली आती है फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड्स। उसी वजह से आपके पास क्या होता है बेटा, ये आपके पास अगर बॉडी ड्रिफ्ट करती है, गाड़ी ड्रिफ्ट कर रही है, तो कैसे ड्रिफ्ट कर रही है, बिकॉज फ्रिक्शन, और वो जो आपके पास फ्रिक्शन है किसके दरमियान, टायर्स और रोड के दरमियान। तो ये बाज़-औक़ात सर्कुलर पाथ पे, अच्छा आप बोलेंगे सर तो क्या बॉडी, गाड़ी क्या सिर्फ सर्कुलर पाथ में उसी वक्त मूव करती है जब ड्रिफ्ट करती है, नहीं, जो आपके पास राउंड अबाउट्स होते हैं वहाँ पे तो मूव करती है। तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन फ्रॉम बैंकिंग ऑफ ट्रैक। बैंकिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखना, जो भी आप किसी भी राउंड अबाउट पे जाएंगे ना, इस तरीके का स्लोप बना हुआ होता है बेटे, ये होती है बैंकिंग। क्यों, ताकि आपकी गाड़ी गिर ना जाए।
ये बैंकिंग आपके पास बनाई जाती है ताकि आपकी गाड़ी सर्कुलर पाथ में इजीली मूव कर सके। या जनरली आप क्या लिख सकते हैं कि ये कहाँ से फोर्स आ जाती है बेटा, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। क्या बात समझ में आई बेटा? जी। हाँ, अनदर मोमेंट पिवट दिया हुआ, कहाँ पे दिया हुआ? 50 सेंटीमीटर के मान। तो अब जरा देखो, मुझे खुद समझ में आ जाएगा। ये फोर्स यहाँ पे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या आ गया क्लॉकवाइज। और ये सारी डाउनवर्ड फोर्सेस हैं। इन सब डाउनवर्ड फोर्सेस का सम कहाँ पर होगा बेटा? यहाँ पर पिवट के डायरेक्टली ऊपर। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, हमने तीनों के बारे में एग्जैक्टली हम लोगों ने मेंशन कर दिया। अब बोला भाई ये कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ 3 न्यूटन, सिर्फ 3 न्यूटन का मोमेंट निकालो। तो देखो हमें क्या करना है, पिवट से यहाँ तक का आपके पास डिस्टेंस लेना है। 50 से 90 तक का मार के तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना हुआ? 40 सेंटीमीटर। तो फोर्स कितनी है? 3, डिस्टेंस कितना है? 40। लेकिन यहाँ पे चेंज करना लाजमी है क्योंकि सिर्फ 3 का ही निकालना है। तो 3 इंटू आप क्या कर देंगे बेटे, आपके पास वो चेंज किया है, यूनिट चेंज किया है, सेंटीमीटर से मीटर में। ऑलरेडी तो सेंटीमीटर में है। हाँ, तो मीटर में चाहिए ना, ऐसा यूनिट तो मीटर होता है ना बेटा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2 न्यूटन मीटर। अगर ना चेंज करो, 30 इंटू 40 कर दिया तो 120 न्यूटन सेंटीमीटर लिखना बेटा, यूनिट लाजमी लिखना। तो वो तो ठीक है ना। हाँ, तो हम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं ना। बिल्कुल, ठीक है। ओके जी। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ 2 न्यूटन लोड अबाउट पिवट। अब क्या करना है, 2 न्यूटन का निकालना है। तो फोर्स कितनी? 2। और देखो 50 से लेकर 20 तक कितना हुआ बेटा? 30 सेंटीमीटर। 50 से लेकर 20 तक ना, ठीक है, 30 तो 30 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दो 60 न्यूटन सेंटीमीटर, या 30 को डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो 0.6 न्यूटन मीटर। अब एफ निकालना, और बॉडी कहाँ पर है? इक्विलिब्रियम। तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटे, हम लोगों को क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेने पड़ेंगे। जी। तो आपके पास क्लॉकवाइज 2 न्यूटन और एफ, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं। और 2 न्यूटन से कितना मोमेंट निकला था? 60। एफ से कितना मोमेंट निकलेगा? फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस कितना है? 30 से लेकर 50 तक कितना आया? 20 आ गया बेटा। इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज से वो सिर्फ 3 न्यूटन वाला था। तो अब देखो ये कौन सी है? न्यूटन सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर भी न्यूटन सेंटीमीटर ही लो बेटा, 120 ले लो। उसका मोमेंट पता था हमें, 3 न्यूटन का हमने निकाल लिया था पहले, तो अब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 60 प्लस वहाँ जाकर माइनस और डिवाइड बाय 20 कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा फोर्सेस 3 न्यूटन। बात समझ में आई बेटे? एक और, अब जरा देखो पिवट ये है, ये 1.2 आपके पास वेट है जो हमेशा कहाँ पर होता है? सेंटर पे होता है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ 2 न्यूटन लोड इज एडजस्टेड अंटिल द मीटर इज अगेन इन इक्विलिब्रियम। तो हमने कहा दोबारा सेम चीज़ अप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इसका डिस्टेंस मीन्स हम लोगों को नहीं पता बेटे, इसका तो डिस्टेंस पता है ना। अब इन्होंने एडजस्ट किया है, मतलब दूसरी फोर्स हटा दी। वही सेम सवाल है बेटा, इसमें ये एफ फोर्स आ रही थी ना, इसको हटा दिया, इसको हटा दी। देखो डायग्राम दी हुई। तो इसका तो हम लोग निकाल लेंगे 1.2 इंटू, और इसका डिस्टेंस आपको दिख भी रहा है 30 से लेकर 50 तक कितना आ जाएगा? 20। दूसरे की फोर्स पता है लेकिन उसका डिस्टेंस पता नहीं है, तो वही निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 18 सेंटीमीटर। तो अच्छा, अब इन्होंने बोला 2 न्यूटन लोड इज एट डैश सेंटीमीटर मार्क, तो 13 से 18 सेंटीमीटर पीछे चले आओ, ठीक है। अच्छा वैसे इसका डिस्टेंस आया है 12, कितना आया बेटा डिस्टेंस? 12 कैसे? वो 2 से डिवाइड करने के बाद आया। अब से डिवाइड क्यों किया है? ये बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद हमने गलत कर दी थी। हाँ, अच्छा ठीक है, लिख दिया। अच्छा अब आपको बोला भाई इन्होंने कि ये इस जहाँ पे 2 न्यूटन है इसका मार्क क्या होगा, तो मैं कहा 30 से 12 पीछे चले आओ, तो यहाँ पे क्या मार्क लगा हुआ होगा बेटा?
18 सेंटीमीटर, क्योंकि 13 से 18 तक कितना डिस्टेंस बनता है बेटा? 12 सेंटीमीटर बनता है। तो आपको ये बताना था कि जिस तरीके से इन्होंने ये पिवट दिया हुआ और बता दिया था ना कि पिवट स्केल के किस मार्क पर है? 30 सेंटीमीटर। वेट आपके पास ये जो भी 1.2 न्यूटन था, ये किस मार्क पे था? 50 सेंटीमीटर पे था। अब बताना था ये जहाँ पे ये मैंने 2 न्यूटन लगाया हुआ इस वक्त स्केल की क्या रीडिंग होगी। तो मैंने कहा पिवट से इस फोर्स तक का डिस्टेंस कितना है? 12 सेंटीमीटर ना बेटे। तो 30 से 12 पीछे चले जाओ तो यहाँ पे क्या मार्क होगा बेटा? 18 सेंटीमीटर। समझे बेटे? तो आई होप सो। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 12 है बस। हाँ, तो बस वहाँ का मार्क बताना था और यहाँ पे मार्क क्या था? 30 वहाँ पे। तो आई होप सो बेटे फोर्सेस के हवाले से आपको वर्कशीट समझ में आई होंगी। अब इसके फॉलोअप में मैं आपको कुछ वर्कशीट्स दूंगा बेटे, वो मुझे करके बताना। थैंक यू सो मच।